Greetings everyone. In this session, we are going to study about the ecosystem in biology class 8 ICSE. Okay. So if I want to give a live example of this session, of this chapter, कि इकोसिस्टम है क्या, हम इस इकोसिस्टम से समझेंगे कैसे। जैसे कि अभी आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको एक अच्छा इंटरनेट भी नेटवर्क चाहिए, एक लैपटॉप टैब या मोबाइल चाहिए आपको। अगर स्पीकिंग प्रॉब्लम है, इस वॉइस क्लियरिटी नहीं है, तो आपको उसके लिए स्पीकर या माइक चाहिए। ये सारी चीज़ें जब एक साथ तालमेल बैठाती हैं, तभी हम कहते हैं कि हाँ, हम ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन मीटिंग feasibly कर पाएंगे। तो यानी कि एक ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन सारे चीजों से, इन सारी डिवाइसेस से तालमेल बिठानी पड़ती है, बातचीत करना पड़ता है। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा ऑनलाइन क्लास का इकोसिस्टम है। तो बेटा इसी तरह से बायोलॉजी बायोलॉजी में, क्योंकि हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और जो इंटरेक्टिंग करते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस से, फिजिकल इन्वायरमेंट से, तो उस चीज की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है इकोसिस्टम क्या है। This is an ecosystem can be defined as the interacting system. एक interacting system होता है which living organism interact with the non-living physical world. एक non-living physical world से हम interact करते हैं। सपोज कि जैसे कि ये एक environment है, ये एक यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक जो भी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में ह्यूमन है, ठीक है, एनिमल्स हैं। वो दोनों एनिमल्स और ह्यूमंस से, कोई भी इंसान जिसका नाम हम कह दे कि रमेश, सो कॉल्ड रमेश है, तो रमेश अपने पेट से भी इंटरेक्ट कर रहा है, उसका पेट उसके यानी कि अपने मालिक से, रमेश से भी इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक। और वो सराउंडिंग से भी इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे कि अपने घर मकान हो गए, घर में रखी चीजें हो गई, और जो अनसीन चीजें हैं जैसे कि एयर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज से भी इंटरेक्ट कर रहा है, जिसका इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के सिस्टम किसे कहते हैं, जहाँ पे सच हर चीजें रूलिंग आउट हो, हर चीजें रूल के मुताबिक चले, नेचर के मुताबिक चले, तो इसलिए उसको सिस्टम कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड इको सिस्टम, ठीक है। और ये वर्ड किसने दिया था, ये देख लेते हैं। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट एजी टेंसली ने 1935 में ये वर्ड इकोसिस्टम दिया था। सो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देती चलूंगी, पैराग्राफ पढ़ाते पढ़ाते कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 1 की डिफाइन इकोसिस्टम। डिफाइन इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपको ये लिखना है कि एन इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द इंटरेक्टिंग सिस्टम बिटवीन द living organism and non-living physical environment. It gives the term ecosystem given by British scientist A.G. Tinsley 1935. इतना आप लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक। आगे चलते हैं। ठीक, where is 41, पेज नंबर 41, दिस इज पेज नंबर 41। 41 के बाद हम 42 पेज पे जाएंगे। देयर इज अ मिसिंग ऑफ रैंडम पेज नंबर। क्या इकोसिस्टम किस पे डिपेंड करता है, अब ये बता रहा है। इकोसिस्टम डिपेंड ऑन सन्स एनर्जी विच इज कैप्चर्ड। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो मेनली एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, ठीक है।
सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है अर्थ पर। So ecosystem depends on sun's energy which is captured by green plants. किस कौन कौन इस्तेमाल करता है सन्स एनर्जी को? ग्रीन प्लांट्स, पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? फूड प्रोड्यूस करने के लिए। और ग्रीन प्लांट को हम प्रोड्यूसर्स भी इसीलिए बोलते हैं। दिस एनर्जी इज देन पास्ड इनटू द हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फिर यही खाना, यही पेड़ पौधे कौन लोग खाते हैं? वो खाते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। और फिर ये जानवर, जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं, उन जानवरों को कौन खाता है? जो कार्निवोरस होते हैं वो खाते हैं। विदाउट अ सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम आर नॉट एबल टू फंक्शन। किसके बगैर काम नहीं कर सकेगा इकोसिस्टम? इकोसिस्टम किसके बगैर काम नहीं कर सकेगा? सोलर एनर्जी, सन्स एनर्जी, सोलर एनर्जी के बगैर काम नहीं कर सकेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो कि what factors what factors या what factor is on ecosystem dependent। किस फैक्टर पे इकोसिस्टम डिपेंड करता है? तो किस पे डिपेंड करता है? सोलर एनर्जी पे करता है। और क्यों करता है? व्हाई, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। इसलिए एक्सप्लेन करता है क्योंकि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, एंड दीज फूड्स आर taken by or eaten by heterotrophic organism which cannot prepare their own food। जो अपना हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स अपना खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर उनको ग्रीन प्लांट्स से खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं जानवरों को आगे कार्निवोरस और ओमनिवोरस खाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आ रहा है। इकोसिस्टम एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है जिसमें टेरेस्ट्रियल, जिसे लैंड कहते हैं, और एक्वाटिक वर्ल्ड कहते हैं, जिसे एक्वाटिक वर्ल्ड मतलब वाटर वर्ल्ड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रास लैंड आ जाएगा, जंगल आ जाएंगे, रेगिस्तान आ जाएगा। ओके, और पानी में रहने वाली चीजें जो भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज आप समझते ही हैं, जहाँ है ब्लू ब्लू पानी पानी, स्टैग्नेंट वाटर लाइक लेक, पॉन्ड, एवरीवेयर। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल हो जाएंगे जैसे कि गार्डन, एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम, एक तुम एक्वेरियम बनाते हो घर में, एक एक्वेरियम आपने बनाया, एक एक्वेरियम आपने घर में बनाया। उस एक्वेरियम में आप क्या क्या रखते हो? उस एक्वेरियम में आप वो सारी चीजें रखते हो जो एक पॉन्ड में होती है नेचुरली। क्या आप ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर लगाते हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी सिलेंडर लगाते हो, आप फिल्टर भी लगाते हो, है ना? आप पानी को मेंटेन करने के लिए हीटर भी लगाते हो, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीटर भी लगाते हो। आप उसमें क्लोरीन बैलेंस करने के लिए कुछ मेडिसिन और कुछ केमिकल्स भी लगाते हो ताकि वो पानी आपका समुद्र जैसा पानी, नदी जैसा पानी हो सके। ये सारी चीजें करते हो। तो ये सारी चीजें इंटरेक्ट जो कर रही है ना एक दूसरे से, वही क्या है? इकोसिस्टम है। लेकिन ये क्या है? अपने आप बन गया है। तुम्हारे घर में जो एक्वेरियम रखा है, क्या वो अपने आप बन गया है? नहीं ना, वो तुमने खुद से बनाया है। इसलिए इट इज सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ओके, लेकिन नदियों, तालाबों और समुद्रों में जो चीजें बनी है वो नेचुरल बनी है। ठीक है, ऑलमाइटी ने बनाया है, इसलिए वो नेचुरल इकोसिस्टम कहला रहा है। उसके बाद आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इको कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब टाइप्स आप कह सकते हो। कंपोनेंट्स का मतलब टाइप्स भी होता है बेटा। अबायोटिक और नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अबायोटिक, बायोटिक मतलब बायो, जिसमें बायो हो, लाइफ हो। तो बायो का मीन्स लाइफ से समझ लो, तो जो जिसमें लाइफ हो उसे लिविंग कंपोनेंट कहेंगे। अबायोटिक, आ का मतलब होता है एब्सेंस। ओके, एब्सेंस, ए बी मिलकर क्या बना रहा है? ए बी, मैम लगाती ना, ए बी स्टैंड फॉर एब्सेंस। तो क्या एब्सेंस है? लाइफ, लाइफ एब्सेंस है। तो लाइफ एब्सेंस है तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो वो क्या बन जाएगा? अबायोटिक कंपोनेंट। तो जो इकोसिस्टम है उसमें नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों है। अब हम स्टडी करेंगे अलग अलग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की। तो जैसे कि अबायोटिक कंपोनेंट्स की यानी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो पेज नंबर 41 में 3 एग्जांपल्स दिए हैं।
क्या क्या दिए हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बेटा क्या क्या आ जाएंगे? जिसमें कार्बन नहीं है, मतलब नॉट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नेचर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर एंड ऑल द मिनरल्स, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाएंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाएंगे जैसे कि जिसमें कार्बन आ रहा है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, दीज आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। पोटेशियम होता है, आयोडीन होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी, लेकिन मेनली क्या होते हैं? प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस की क्वांटिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा पाई जाती है। These are present in living organisms like plant and animals and link the abiotic components with the biotic components. फिर climatic factors भी आते हैं बेटा, जैसे कि फर्स्ट ए है एटमॉस्फेरिक फैक्टर, जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड। अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा था ना, अप्रॉक्स 47-48 डिग्री सेल्सियस चल रहा था उत्तर प्रदेश में। तो आपके क्या हाल थे गर्मी के? सब लोग घूमने चले जा रहे थे इधर उधर, नैनीताल, दार्जिलिंग। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ठंडक मिल जाए, ठीक। बहुत ही स्कॉचिंग हीट थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था? इम्बैलेंसिंग आ गई, इम्बैलेंस्ड हो गई थी लाइफ, ठीक। तो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कम होगी, ज्यादा होगी, तो वो इफेक्ट डालेगी चीजों पर। फिर है एडाफिक फैक्टर्स, यानी कि पर्टेनिंग ऑफ सॉइल्स। द क्लाइमेट along with the nature of soil and water in an area determines the types of organisms found in area. In fact, both living and non-living components influence each other. तो जहाँ की जिस तरह का सॉइल होगा वहां पे उस तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि डेजर्ट में कैमल पाया जाता है, हाथी नहीं पाया जाता। हाथी कहाँ पाया जाएगा? हाथी को लॉट्स ऑफ वाटर पीना है, उसमें स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन लॉट्स ऑफ वाटर तो कैमल भी पीता है, लेकिन कैमल में स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, वो अपने फैट से अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो जिस तरह के सॉइल पर्टेनिंग होगी, उसी हिसाब से वहां पे जीव जंतु और मनुष्य पाए जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एबायोटिक फैक्टर हैं, वो बताया जा रहा है कि जैसे सनलाइट है। सनलाइट की क्या खासियत है? टेम्परेचर की क्या क्या खासियत है? एयर की, वाटर की क्या खासियत है? सनलाइट क्या करता है? रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड ऑफ ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे मेन काम है सन का कि एनर्जी एंड लाइट देना और प्रोड्यूस, हेल्प द ग्रीन प्लांट टू प्रोड्यूस एंड फूड, ठीक है। सन का क्या क्या काम है? सन सोलर एनर्जी का अगर काम पूछा जाए तो सोलर एनर्जी का जो काम होता है वो क्या क्या काम है? लाइट देता है, गिव्स लाइट, एनर्जी देता है, ठीक है। ठंड में सूरज के पास बैठ जाओ, दिन में धूप में बैठ जाओ तो थोड़ी सी ताकत आ जाती है, एनर्जी देता है। और हेल्प्स प्लांट्स टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और अपना खुद का खाना बनाने में उनको मदद करता है। सोलर एनर्जी का ये काम है। टेम्परेचर क्या करता है? इन्फ्लुएंसेस द एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड बॉडी फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टेम्परेचर, जिस तरह का टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर उस हिसाब से बॉडी वर्क करना शुरू करेगी। फॉर एग्जाम्पल, कि जाहिर सी बात है, जैसे कि एक टेम्परेचर का नॉर्मल एग्जाम्पल देंगे कि जो भी अंडरग्राउंड वाटर होता है, तो अंडरग्राउंड वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस, चाहे वो सर्दी हो, चाहे बरसात, चाहे गर्मी। तो गर्मी में क्या होता है? गर्मी में बाहर का टेम्परेचर क्या है? हाई है, अप है। बाहर का टेम्परेचर सपोज लो 45 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम गर्मी में 15 डिग्री सेल्सियस के पानी से नहाते हैं, बोरिंग के पानी से या हैंडपंप के पानी से नहाते हैं, तो हमें लगता है पानी ठंडा है, ठीक। लेकिन यही ठंड में क्या होता है? ठंड में जो टेम्परेचर होता है अबाउट 6 डिग्री या 7 डिग्री, या कह सकते हैं कि -2 डिग्री कहीं कहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी जगह में जब विंटर में हम बोरिंग के पानी से या हैंडपंप के पानी से नहाते हैं, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो हमें पानी क्या लगता है? वार्म, गर्म लगता है। तो बस फर्क यही है टेम्परेचर का। इन्फ्लुएंसेस एक्सटर्नल अपीयरेंस। एयर क्या है? प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स, एक्ट एज मीडियम ऑफ पोलन एंड सीड डिस्पर्सल। एयर का बहुत सारा फंक्शन है। रेस्पिरेशन में हमें मदद करती है, पोलन ग्रेन्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है, ठीक।
वाटर क्या है? वाटर हेल्प्स द प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, कॉन्स्टिट्यूएंट अ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 75% कहते हैं पानी होता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आ रहा है बायोटिक कंपोनेंट्स, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 3 है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो कि डिस्कस डिस्कस द इम्पोर्टेंस discuss the importance of different type of different type of abiotic क्या है? abiotic component of ecosystem of ecosystem। ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें जिस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है ना, ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट किस तरह से, तो इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ के सनलाइट्स वगैरह, एनर्जी वगैरह वो मैंने बता दिया है। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, 41 to 43। नहीं, अभी हमें ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हमें पढ़ना है अबायोटिक सब्सटेंस के बाद बायोटिक कंपोनेंट। ये हम पेज नंबर 42 पे हैं। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें आ रहे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। ठीक है, जो भी सिंगल पॉपुलेशन है इकोसिस्टम की, वो क्या इकोलॉजिकल बैलेंस क्या बता रहे हैं इसमें देखो। दिस कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गन। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है? बैक्टीरिया भी होता है ना, बैक्टीरिया भी लिविंग है ना। अच्छा, बैक्टीरिया और वायरस में क्या फर्क है? बैक्टीरिया और वायरस, देखो बैक्टीरिया लिविंग है आउटसाइड इनसाइड, लेकिन वायरस क्या है? वायरस नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग होता है आउटसाइड द बॉडी, और लिविंग होता है इनसाइड द बॉडी। वायरस इन जब इन होता है, वायरस का जो टारगेट है उसमें जब इन हो गया तो वो लिविंग हो जाता है, और जब आउट है, आउट है क्या तो वो नॉन लिविंग हो जाता है। ठीक, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब कंप्राइज करेंगे इसमें बायोटिक में। डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम मेड ऑफ। जिस तरह से हम लोग अपना खाना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना ग्रहण करते हैं, लेते हैं, उस हिसाब से उनको बांटा गया है। जैसे कि 3 तरीके से बांटा गया है। एक है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब हो गया खुद, अपने आप, सेल्फ, यानी कि जो खाना अपने से बना रहे हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरों पे निर्भर हैं खाने के लिए। अब हेट्रोट्रॉप्स में भी डिफरेंट होंगे, बहुत तरीके से हैं। दूसरों पे निर्भर होने वाले 2 तरीके हैं, जो मांस भी खाते हैं और जो साग सब्जी खाते हैं। और डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स वो हैं कि मांस खा जाने के बाद जो हड्डी बच रही है या जो वेस्ट बच रहा है वो कहाँ जाएगा? या प्याज साग सब्जी का छिलका उतारने के बाद जो साग सब्जी के छिलके हैं वो कहाँ जाएंगे? तो प्रकृति ने, नेचर ने इस तरह से सब कुछ बनाया है ना, कि उसने अपना डस्टबिन भी अच्छे से बनाया है कि ये सारी चीजें रिसाइकलिंग भी हो जाएंगी। तो सारी चीजें तैयारी करके प्रकृति ने हम लोग को भेजा है। अब ऑटोट्रॉफ्स में क्या है? दीज ऑर्गेनिक सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये खाना अपने से खुद से बनाते हैं। कह दो कि हम भी तो अपने से नूडल्स बनाते हैं, हम भी तो अपने से लौकी की सब्जी बनाते हैं। अरे कल तो हमने शावरमा अपने से बनाया था, सैंडविच सुबह हमने अपने से खाया था। भी वो अपने आप नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है कि भाई लौकी तुम पेड़ से तोड़ के लाए थे, तुमने खुद पैदा नहीं की थी लौकी को, या नूडल्स को तुमने खुद से हाथ से बैठ के इजाद नहीं किया था। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं। इसका मतलब है दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। कहीं से लाते नहीं है कि लौकी, यहाँ से लौकी की बीज बोई, अरे वो उसमें से खुद से उगती है, वो ग्रो करते हैं। जैसे तुम्हारे हाथ पैर अपने खुद के होते हैं ना, किसी और के लगाए नहीं होते, वैसे पेड़ के पास अपने जो खाने होते हैं, जो बनाता है लौकी, आलू, वॉट, वो खुद के होते हैं। तो देयर ओन फूड का मतलब ये बात हुई।
कैसे बनाते हैं? सोलर एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, ये हो गया। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स इन्हें कहते हैं। फिर आ रहा है हेट्रोट्रॉफ्स, जिन्हें कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो प्लांट को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं भाई। और कंज्यूमर्स किसे कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स को कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स भी दो तरीके के हो जाते हैं। फिर प्राइमरी, जो सबसे पहले खाएगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स आते हैं। देखो, हेट्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं? दीज ऑर्गेनिम्स आर डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिम्स फॉर फूड। वो सारे जीव जंतु जो किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो सिर्फ प्लांट को छोड़कर हर चीज दूसरे पर निर्भर है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। सिर्फ प्लांट है जो सूरज की रोशनी से, और वो भी ग्रीन प्लांट स्पेशली, ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब एक दूसरे पे डिपेंड है। Humans and all the animals, through the general sense, we prepare our own food by cooking. The raw materials used in cooking are obtained from either plants or animals, which gain obtain energy and energy from plants only. तो ठीक है, सपोज प्लांट्स ही खा रहे हैं। हाँ, जो कार्निवोरस है वो भी इनडायरेक्टली प्लांट खा रहे हैं। क्यों? सपोज कि एक बकरी थी, बकरी को भूख लगी, बकरी ने खाया पपीता। अब बकरी ने जब पपीते का पेड़ खा लिया, पपीता खा लिया, तो बकरी ग्रो हो गई, बड़ी हो गई। तो बकरी को काटा। जब बकरी को काटा गया तो उसका मांस किसने खाया? इंसान ने खाया। तो बकरी अगर पपीता खा के अपने आप को बढ़ाती ना, मोटी ना होती, तंदुरुस्त ना होती, तो हमें फिर वो गोश्त कहाँ से मिल पाता, वो मांस कहाँ से मिल पाता? तो इनडायरेक्टली हमने भी कहाँ से फूड लिया? जो कार्निवोरस है उसने भी कहाँ से फूड लिया है? प्लांट से ही लिया है। Consumers are further classified in primary, secondary and tertiary. Primary consumers वो होते हैं food by eating the producers, जो directly producers से खाना ले रहे हैं। तो प्राइमरी में कौन आ गया बेटा? जो भी साग सब्जी खाते हैं, यानी कि जितने भी हर्बीवोरस हैं, जितने भी हर्बीवोरस हैं वो सब आ गए किसमें? प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ गए। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग कैटल, गोट, शीप एंड डियो। ठीक है, ऑल्सो मैन। देखो, मैन का नाम इसने नहीं लिखा, नहीं। देखो, ये चॉइस है। फूड खाना एक स्टाइल है, चॉइस है कि आप वेज खाते हैं कि नॉन वेज खाते हैं। तो मैन दोनों में आएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में दीज आर ऑल कार्निवोरस एनिमल्स विच फीड ऑन हार्बीवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। यहाँ पे लिखा ही है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि लॉयन, टाइगर, स्नेक, फ्रॉग, हॉक और मैन आल्सो। क्यों? क्योंकि हार्बीवोरस पे डिपेंड होते हैं ना। बकरी भी हार्बीवोरस है ना, और हमने बकरी को खाया। तो सेकेंडरी और प्राइमरी कंज्यूमर्स दोनों में आएगा मैन। ओके, पेज नंबर 42 हो गया। अब इसमें हम पेज नंबर 43 पे चलना है हमें। ओके, दिस इज पेज नंबर 43। और उसके बाद थर्ड है टर्सरी कंज्यूमर्स। टर्सरी कंज्यूमर्स में कौन से आ गए? टॉप कार्निवोरस आ गए। टॉप कार्निवोरस, दीज फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे खाते हैं। इट एक्चुअली इंक्लूड्स द कार्निवोरस विच आर नॉट फर्दर पेड अपॉन। यानी कि इनका बचा हुआ कोई नहीं खाता है। जैसे कि लॉयन, लीपर्ड एंड टाइगर बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ठीक है, आदमी को ही खा जाएगा लॉइन। तो टर्सरी कंज्यूमर्स ये सारे आ जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है डिकम्पोजर्स। तो क्या क्या थे बेटा? ऑटोट्रॉप्स थे, ऑटोट्रॉप्स हुए, फिर हेट्रोट्रॉप्स हुए, हेट्रोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स हुए, और फिर डिकम्पोजर्स आ गए, जिसे सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। डिकम्पोजर्स तो हेट्रोट्रॉप्स में बेटा तीन हो रहे हैं ना। टर्स प्राइमरी, फर्स्ट को प्राइमरी कह रहे हैं, सेकेंडरी कह रहे हैं, टर्सरी कह रहे हैं। जो वो प्रोड्यूसर्स, जिसमें प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स को क्या कह रहे हैं? कंज्यूमर्स कह रहे हैं। हेट्रोट्रॉप्स क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ये सारे कंज्यूमर्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिन्हें ग्रीन प्लांट कह रहे हैं।
ठीक। और हेटरोट्रॉफ्स में क्या होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है। प्राइमरी में बेटा आप कह रहे हो कि वो हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस हैं। सेकेंडरी में आप कह रहे हो उसको कि वो कार्निवोरस हैं। और टर्सरी में टॉप कार्निवोरस होते हैं, जिनके बाद खाना बचता नहीं है। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है, दीज कंज्यूम एंड डिकम्पोज डेड एलिमेंट्स, यानी कि जो कार्निवोरस खा के छोड़ देगा या जो मर जाएगा, सड़ा गला खाने वाले डिकम्पोजर्स होते हैं। एक्चुअली सड़ा गला खाने वाले स्केवेंजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो एक्चुअली में खाने को सड़ाते हैं। These organisms both autotrophs and heterotrophs दोनों में ही हो सकते हैं. For example, certain bacteria and fungi break down the complex compounds present in the dead organisms into simpler substance. Decomposers help to replenish the nutrition in the earth, which are in turn again taken up by the plants. This cycle exchange of matter continues by their activity. The decomposers also maintain soil fertility. तो वो खाने को, जो बचा हुआ खाना उसको इस तरह से गला देंगे, सड़ा देंगे कि वो गल सड़कर मिट्टी में मिल जाए और फर्टिलाइजर्स का काम करे, फर्टिलाइजर्स का काम करे। फिर स्केवेंजर्स आते हैं। डिकम्पोजर्स का ही टाइप होता है कि स्केवेंजर्स, एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्केवेंजर। फॉर एग्जांपल हॉक, क्रो, जेकाल, वल्चर, ये सारे डेड एनिमल्स को खाते हैं, मरे हुए को खाते हैं, या शेर, चीते जिन्हें छोड़ के फेंक के छोड़ के चले जाते हैं उन्हें खाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक साइकिल बनी है, ये कुछ बायोटिक कंपोनेंट बने हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी किए। कीज आइडियाज, बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स, हार्बीवोरस। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्कस, ये कैसे होगा, डिस्कस द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एक्सप्लेन करना। डिस्कस द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, हर एक को एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल देना है विद एग्जाम्पल। ओके, तो अब क्या है, जैसे कि सॉइल है, सॉइल में क्या हो गया, सॉइल से ग्रीन प्लांट निकला, ये फर्स्ट नंबर है, ग्रीन प्लांट निकला जिसे हम ऑटोट्रॉप्स कह रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स को किसने खाया, एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स। अब एनिमल्स जैसे कि बकरी ने खा लिया, ठीक है, यहाँ पे बकरी, अब बकरी ने खाया तो अगर उसकी किस्मत अच्छी थी तो वो पूप आउट कर देगी। पूप आउट मतलब उसका यहाँ पे पूप हो जाएगा, ये पूप हो जाएगा, पूप आउट कर देगी, ठीक है। एनिमल ड्रॉपिंग्स, या बकरी की किस्मत खराब थी तो क्या होगा, उसे कोई दूसरा एनिमल खाएगा। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दो चीज हो सकती है, ग्रीन प्लांट से डायरेक्ट भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल, वो ग्रीन प्लांट मरेगा भी तो। चलो एक एक समझते हैं। तो अगर बकरी ने पूप कर दिया तो पूप करने के बाद क्या होगा, उसका पूप डिकम्पोज होके फिर मिनरल बनेगा और फिर सॉइल में चला जाएगा, ठीक। लेकिन अगर बकरी क्या हो गई, मर गई, तब भी क्या होगी, बकरी को मरने के बाद स्कैवेंजर्स खा जाएंगे और फिर से वो डिकम्पोज होके मिनरल्स बन के सॉइल में चला जाएगा। लेकिन अगर पेड़ डायरेक्ट मर गया, पेड़ सबको पाल रहा था लेकिन पेड़ मर गया, तो वो भी डिकम्पोज होके मिनरल बन के सॉइल चला जाएगा। तो प्रकृति ने इस तरह से बनाया है सारी चीजें कि वो रिसाइकलिंग होके उसी में चली जाती, ठीक। लेकिन बात यह है कि अगर ग्रीन प्लांट रहेंगी ही नहीं, हम ग्रीन प्लांट को फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, मॉल्स बनाने, रोड्स बनाने के लिए काटते जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स को खात्मा करते जाएंगे, तो ग्रीन प्लांट्स मरेगा ही नहीं। जब रहेगा ही नहीं तो मरेगा ही नहीं, तो सॉइल मजबूत ही नहीं होगी, हर तरफ की सॉइल क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल। जैसे कि प्लास्टिक बैग्स क्या करते हैं, सॉइल को इनफर्टाइल कर देते हैं, ठीक है। जस्ट रीड इट। Okay, now move on. This page is 43, I think. 43 के बाद अब हमें 44 पे जाना है। Is this? अरे यार 44 पेज नंबर कहाँ है? ये है। तो ऊपर नीचे हो गया है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे। अब है इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। अरे तुम में और बकरी में क्या इंट्रैक्शन है, पेड़ और बकरी में क्या इंट्रैक्शन है, तुम में और लॉयन में क्या इंट्रैक्शन है, बस यही पढ़ना है।
The biotic and abiotic factors interact in the environment in various ways. These interaction shows a great impact on the maintenance of an ecosystem. भाई अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम ही खराब हो जाएगा। शेर को जंगल ही क्यों पसंद आता है? ताकि इधर आबादी बढ़ सके। शेर अगर आबादी में आ जाएगा तो चलो ठीक है, इंसानों को खाने लगेगा। वो आदमखोर भी है, शेर आदमखोर भी है, शेर इंसानों को भी खा जाता है। वो इंसानों को खाने लगेगा तो दुनिया बनाई किसके लिए गई है? दुनिया तो इंसानों के लिए बनाई गई है ना। अच्छा, शेर के अंदर इतना दम नहीं है क्या, इतना कि वो यहाँ पे आ सके, आ जाए, चौक में आ जाए, सिविल लाइंस में आ जाए? नहीं है, दम है, बिल्कुल है। लेकिन हर इंसान की अपनी एक हैबिटेट होती है। ठीक। आपको देखो, कश्मीर, दार्जिलिंग, मनाली घूमना बहुत पसंद है, लेकिन एक हद तक। आपको सुकून कहाँ मिलता है? आपको स्कूल जाना भी बहुत पसंद है, आपको पिकनिक मनाना भी पसंद है, लेकिन आपको सुकून कहाँ मिलता है? आपको सुकून ज्यादा मिलता है अपने घर में। और अपने घर में भी सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है? अपने कमरे में, जहां तुम लाइट बंद करके और दरवाजे बंद करके स्नैपचैट चलाते हो। सो दिस इज जोक अपार्ट। तो लॉयन का भी एक अपने एक हैबिटेट है, वो अपने हैबिटेट में, वो अपने जंगल में, सिनेरियो में खुश है, इसलिए वो वहां पर रहता है। ठीक। उसको यहाँ पे खतरा है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आता है। तो और फिर यही बात है कि अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो उसका वर्स्ट इफेक्ट देख रहे हैं कि पेड़ों को काटने का इफेक्ट हमारे पर क्या हो रहा है। हमें जितनी भी सब्जियां मिल रही हैं वो हम कह दें कि बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिक है? नो, उसमें इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। ठीक। और इस तरह से अगर हम कुछ जानवरों को छोड़ दें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मछली होती है ना, जैसे गोल्ड फिश होती है टाइप, गोल्ड फिश 50,000 अंडे एक वक्त में देती है। अब ये 50,000 अंडे, 50,000 फिश बनेंगे ना। और एक समुद्र में एक मछली तो है नहीं, नदी में एक मछली तो नहीं है, इस तरह की लाखों करोड़ों मछलियां होंगी। और सभी 50-50 देंगे तो कितने हो जाएंगे भैया? ये तो ट्रिलियन लियन से भी ज्यादा मछलियां हो जाएंगी। और फिर ये जब मरेंगी भी तो नदियों में, अगर मरेंगी तो नदियों को भी क्या करेंगी? गंदा कर देंगी। ठीक है। यानी कि क्या होगा? बहुत ज्यादा पानी में डेड बॉडीज तैरने लगेंगी, बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ अमाउंट में। तो देखो, मछली में नेचर ने क्या खासियत रखी कि वो अपने ही बच्चे को खाती है। जब उसको भूख लगती है ना, तो जो मछली अंडा दी होती है वो उसको खा जाती है। तो इस तरह से उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। सो इट्स अ फैक्ट कि अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, इन शॉर्ट कहने का हमारा मतलब ये था कि जिस भी चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको इसीलिए कंज्यूम कर रहे हैं कि भाई अगर उसकी मात्रा बढ़ने लगी ना तो ये पूरा जहां उसी चीज से भर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो सेंटेंस में मैं इसको, इस पैराग्राफ को कंक्लूड करूंगी कि जो नॉन वेज खाते हैं, अगर वो नॉन वेज ना खाएं, मतलब मीट मांस ना खाएं, तो ये पूरा जहां बकरियों से बढ़ जाएगा। हर जगह में करती रहेंगी। ठीक है। और अगर हम साग सब्जियां ना खाएं तो ये हम रहने लायक नहीं रहेंगे, हर तरफ घना जंगल हो जाएगा। ओके। तो दोनों चीजों बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जस्ट रीड दिस पैसेज कि द abiotic factors like temperature, rainfall, soil, etc. determine the presence of different kinds of biotic factors, plants, animals। तो जो मैंने एग्जांपल दिया वो तो ये एग्जांपल दिया कि बायोटिक फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अबायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर से कैसे डिपेंड करता है। तो उसका एग्जांपल मैं यही दूंगी कि जैसे कि अभी गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो उस हिसाब से हम जिस तरह से अपने चीजों को ढालते हैं, अपने आप को बदलते हैं, वो सारी चीजें इस पैराग्राफ में आएंगी। ठीक। Lizard, snakes, big wild animals, insects, but very cold climate supports the life of polar bears, penguins, seal, Arctic hares, yak, etc. A lake supports the presence of water plants, water animals, many microbes in such type of ecosystem. The green plants prepare food. Animals depend on these green plants or for their food. तो जहाँ का जैसा एटमॉस्फेयर है वहां पर वैसे पेड़ पौधे और लोग और जानवर पाए जाते हैं। ठीक। अब अ, ऊंट, पोलर बियर को एक साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऊंट को क्या पसंद है? ऊंट को पसंद है डेजर्ट। वो ठंड जैसे देशों में नहीं रह सकता है। पोलर बियर डेजर्ट में नहीं रह सकता है। ठीक। कैक्टस कहाँ नहीं रह सकता है?
पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कैक्टस नहीं उगता, लेकिन डेजर्ट पे कैक्टस अच्छे से पनप जाता है क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है। तो ये सारी चीजें आती हैं इकोसिस्टम में। ठीक, डिपेंडेंसी आ जाती है। इन शॉर्ट पूछा जाए तो आपको यही लिखना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5 या 4 होगा, जस्ट चेक इट, आई थिंक 4 है। कि इंट्रैक्शन बिटवीन, राइट द इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, कि बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अबायोटिक पे। अब आता है टॉपिक फूड चेन। फूड चेन, लोग हम लोग प्लांट्स को ही खा रहे हैं इनडायरेक्टली। फूड चेन क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। इफ दे आर starved they get weak and finally die, as described above. Plants and food producers while animals are food consumers. तो प्लांट्स क्या है बेटा? प्लांट्स है प्रोड्यूसर, और जितने भी प्लांट्स के अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन बैक्टीरिया, वो सब कंज्यूमर्स हैं। Okay, a food relationship exists between plants and animals in this, okay, this relation, a food chain. Food chain किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन फूड चेन। डिफाइन फूड चेन with one example, with one example। कोई भी एक एग्जाम्पल देके डिफाइन कर देना फूड चेन को। क्या बता रहा है देखो यहाँ पर फूड चेन। फूड चेन इज अ डायग्राम, एक डायग्राम बनाया गया। फूड चेन एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती ना, वो गोल गोल, वो कैसी हम लोग की इमेजरी लाइन है। सोलर ऑर्बिट्स जो हैं, प्लैनेट की ऑर्बिट्स जो है, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसे हम बताते हैं। वो इमेजिनरी पाथ है ना, ग्रिड लाइंस इमेजिनरी पाथ है ना, वैसे ही फूड चेन भी क्या है? वो इमेजिनरी डायग्राम है। The food chain is a diagram or a chain showing what animal eat, or a chain showing a process eating and being eaten। ठीक है, उसने क्या खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, ये वाला चीज है। जैसे कि ग्रास को डियर ने खाया, और डियर को किसने खाया? लॉयन को खाया। अब लॉयन जब मरेगा, डिकम्पोज किस में होगा? सॉइल में। सॉइल से क्या बनेगा? मिनरल। सॉइल में मिलेगा, बन के डिकम्पोज होके बनेगा मिनरल, और मिनरल बनने के बाद कहाँ मिल जा रहा है? सॉइल में। ठीक, ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स में लिख देना। सम अदर एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। रैबिट, डियर, शीप का। स्मॉल प्लांट्स इन वाटर का। स्मॉल प्लांट्स इन वाटर स्मॉल फिश खाती है, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाती है, गोल्ड फिश अपने बच्चों को खाती है, ब्ला ब्ला ब्ला। 44 के बाद हम चले आते हैं 45, जो कि ऊपर है। ओके, तो फूड वेब, डिफरेंट मैनी कॉम्प्लेक्स फूड चेन को एक डायग्राम में अगर हम फिक्स्ड कर दें तो वो फूड वेब बन जाता है। इन नेचर अ नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड। द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन फूड वेब। फूड वेब विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देते हुए फूड वेब बताइए। तो बहुत सारी फूड चेन को एक ही में इंटरकनेक्ट कर देना है, तो वो फूड फूड वेब कहलाएगी। देखो कहाँ से कैसे करते हैं। ये प्लांट है ना, प्लांट को किसने खाया? प्लांट को स्नेल ने खाया, स्नेल को बर्ड ने खाया, बर्ड का प्रे हो गया, चील ने खाया। ठीक है, अब चील चील ने खाया। ठीक, फिर प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को लीजर्ड ने खाया, और लीजर्ड को किसने खा लिया? लीजर्ड ने चील को खा लिया, ऐसा कह सकते हैं। या इंसेक्ट को किसने खा लिया? इंसेक्ट को बर्ड ने खा लिया डायरेक्ट, या बर्ड को डायरेक्ट स्नेक ने खा लिया, और स्नेल ने स्नेक को खा लिया। तो इस तरह से बहुत सारी फूड वेब चेन इंटरकनेक्टेड हो गई। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ओके, फूड वेब बता दिया मैंने आपको। एनर्जी पाथ वे इन फूड चेंज।
तो एनर्जी पाथवे, एनर्जी भाई खाना एनर्जी है ना, तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी पाथवे में जा रही है। जैसे कि ये एनर्जी हो गई, एनर्जी फ्लो फ्रॉम द सन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल का मतलब अच्छे से समझ लो। एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं कि वर्ड्स में लिखोगे, एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पे डायग्राम से है। फूड चेन और फूड वेब सब में डायग्राम्स बनेंगे, नाम लिखकर नहीं निकल जाना है। फूड वेब हो गया, फूड चेन क्या है? Food chain shows energy pathway and energy flow. In this energy flow, sun is the primary source of the energy. जैसे कि देखते हैं, सन ने किसको एनर्जी दी? ग्रीन प्लांट्स को दी। ग्रीन प्लांट ने बनाया अपना अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा लौकी की सब्जी, और वो लौकी कौन ले गया? प्लांट ईटर्स, लौकी खाने वाले ले गए। अच्छा, लौकी खाने वाले को ले गए तो गेट एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, फिर एनिमल ईटर्स गेट एनर्जी। अच्छा, लौकी खाने वाले ले गए, उसको थोड़ी इंसान खाएगा। मान लेते हैं लौकी को खा लिया बकरी ने, और बकरी को किसने खा लिया? आदमी ने खा लिया। अब आदमी जब मरेगा तो कहाँ जाएगा? डिकम्पोज होके सॉइल्स में जाएगा, सिंपल सब्सटेंस बनेगा, सॉइल में जाएगा। ठीक। और यही सिंपल सब्सटेंस, अरे भाई सॉइल में जो भी चीजें होती हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट रूट में मिनरल्स और वाटर्स को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल से तो एब्जॉर्ब करता है ना। तो सॉइल से चीजें कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगी? फिर से ग्रीन प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और सपोज कि 5,000 या 500 साल बाद पेड़ ही मर गया, तो पेड़ भी मर के कहाँ जाएगा? सॉइल में डिकम्पोज होगा, सॉइल बन जाएगी, फिर कोई नया प्लांट होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर देगा। तो बेटा, ये जो एनर्जी है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि एनर्जी, इसीलिए कहा जाता है एनर्जी, क्या कहा जाता है? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डेस्ट्रॉयड। एनर्जी को कभी भी हम बना नहीं सकते और ना ही नष्ट कर सकते। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा एनर्जी है, यानी किसी को बहुत ज्यादा एनर्जी है कोई अच्छा काम करने के लिए, तो वो अच्छा काम कर ही जाता है। उस अच्छे काम का कोई असर हमें दिखाई देता है, फिर वो उसका उससे उसको पैसा मिलता है, पैसा मिलने से उसमें और एनर्जी आ जाती है, फिर वो कार लेता है, बंगला लेता है, घूमने जाता है, तो उसकी एनर्जी बढ़ती ही चली जाती है। इस वजह से किसी को गुस्सा आता है तो गुस्से में वो अपना सब कुछ खराब कर बैठता है। जब सब कुछ खराब कर बैठता है तो उसका कार, बंगला, पैसे, रिश्ते नाते सब छूट जाते हैं। जब सब छूट जाते हैं तो उदास होके मर जाता है, उदास होके मर जाता है। मरने के बाद, अभी पढ़ा ना, मरने के बाद क्या होता है? डिकम्पोज होता है, वो सॉइल में मिलता है, सॉइल से फिर कहाँ मिल जाता है? ग्रीन प्लांट में मिल जाता है। यानी कि इस तरह से एनर्जी, उसकी भी एनर्जी, जो गुस्सा हुआ था उसकी भी एनर्जी बेकार नहीं जाती। ओके, ठीक है। ये सारी चीजों में जो आपको समझा रही हूँ ना बेटा, ये सब पैराग्राफ में इंग्लिश में ही वही सारी चीजें लिखा है, तो यू हैव टू रीड जस्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी इन द हिंदी लैंग्वेज। ओके, 45 हो गया। 45 के बाद ये कौन सा है? इसमें नंबर ही नहीं दिया है शायद। 40 ट्रॉफिक लेवल है। क्या होता है ट्रॉफिक लेवल? ये पढ़ लेते हैं। द वेरियस लिंक्स और स्टेप रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, लेवल्स होते हैं ना, फूड चेन में लेवल्स हो रहे हैं, उन्हीं को ट्रॉफिक लेवल्स कह रहे हैं। एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। जो हेट्रोट्रॉप्स थे वो तीन थे ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, यानी कंज्यूमर्स जो थे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी थे। ठीक है। लेकिन जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो चार हैं। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में बेटा ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स आएंगे, यानी कि प्लांट्स आएंगे। ठीक है। सबसे पहले एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? जो सबसे पहले हमें जो एनर्जी मिल रही है बेटा, वो प्लांट से ही मिल रही है सबसे पहले एनर्जी। तो फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है वो प्लांट हो जाता है। प्लांट के बाद क्या होगा? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होगा। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में क्या आ रहा है जल्दी से देख लेते हैं। द हार्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि जो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो आ जा रहे हैं सेकंड वाले में। फिर जाहिर सी बात है कि थर्ड वाले में क्या आ जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे। और फोर्थ वाले में क्या आ जाएंगे बेटा? टर्सरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, टर्सरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे फोर्थ वाले में।
बस यही बताया था इसमें, हो गई खत्म कहानी जो तुम लोगों ने पढ़ा था। प्राइमरी कंज्यूमर्स किसे कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स कह रहे हैं हार्बीवोरस को, जो साग सब्जी खाते हैं, हार्बीवोरस आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हो रहे हैं? कार्निवोरस हो रहे हैं। और में थर्ड फोर्थ जो है उसको क्या कह रहे हैं? उसको टॉप कार्निवोरस या स्केवेंजर्स या डिकम्पोजर्स कह रहे हैं। और सबसे पहले क्या है? प्लांट्स है, जिसे हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्लांट प्रोड्यूसर्स होता है, बाकी ये सारे क्या हैं? ये सारे इतने क्या हैं? ये सारे जो इतने हैं ये कंज्यूमर्स हैं। चलो हो गया। ये हमने ऐसे बनाया वर्टिकली, इसने हॉरिजेंटली बनाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको खड़ा कर दो, लिटा दिया इसने। अब यहाँ पे इन केस ऑफ मीट एनिमल क्या हो रहा है? प्लांट प्रोड्यूसर है, उसने गोट को खाया, गोट को ह्यूमन ने खाया। कितनी देर से मैं यही एग्जांपल दिए चली जा रही हूँ, बुक में पीछे लिखा ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड। यही ट्रॉफिक लेवल को अब पिरामिड में बनाएंगे, तो उसको कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स बना रहे हैं। एंड इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, बायोमास, और बायोमास का मतलब वही नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एनर्जी प्रेजेंट एट वेरियस ट्रॉपिकल लेवल। हर ट्रॉपिकल लेवल में कितने लोग आ रहे हैं, कितना बायोमास आ रहा है, कितनी एनर्जी आ रही है, वो सब जहां हमें पता चलता है उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनते हैं। अच्छा ध्रुवो, क्वेश्चन मत लिखना भूलना, नोट्स के लिए क्वेश्चन जरूर बनाना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? वही क्वेश्चन जिसकी लैंग्वेज सेम है, कि डिफाइन ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल विद डायग्राम या विद एग्जाम्पल। ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6-7 होगा ये, कि डिफाइन क्या? इकोलॉजिकल पिरामिड विद वन एग्जाम्पल। इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड को डिफाइन करिए, इकोलॉजिकल पिरामिड को डिफाइन करिए और विद एग्जाम्पल्स एक डायग्राम बनाइए, विद वन एग्जाम्पल डायग्राम। ठीक है। ये कौन सा पेज नंबर पता नहीं है, हम लोग 45 पे थे, होप सो ये 46 रहा हो, या ये आने वाला है 47। नहीं आया, ये आने वाला है 47। आ गया। ये देखो इकोलॉजिकल पिरामिड यहाँ पे बना रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। यहाँ पे बायोमास, ये 3D डायग्राम होता है, पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पर। यहाँ पे बहुत गूगली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खराब तरीके से डायग्राम दिया गया है। आप वहाँ पे इसी डालेंगे, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल पिरामिड, इमेजेस में, इमेजेस में क्लिप आर्ट में सर्च कर लेना, क्लिप आर्ट, या चैट जीपीटी से मांग लेना, चैट जीपीटी से मांग लेना। और जो डायग्राम आएगा उसको अपने नोट्स में बनाना। ठीक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट सच अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये शायद सिलेबस में एक्सक्लूडेड है। इसमें बस हमें ये समझना है, एक अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि एयर कितनी है। एयर है, जस्ट टेक अ ग्लांस, क्लाइमेटिक एंड फैक्टर्स को ही एबायोटिक कहते हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एयर में नाइट्रोजन 78% तो होता है, ऑक्सीजन 21%, 1% ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनर्ट गैसेस होती हैं। ठीक है। एनिमल्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, क्या यूज हो रहा है सब आप लोग जानते हैं। एटमॉस्फेयर अभी आप लोग जानते हैं, एटमॉस्फेयर चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। और वाकई इन सब सब चीजों का हम लोग पे असर पड़ता है। हमको जाना है पेज नंबर 48 पर। तो किस तरह से एबायोटिक कंपोनेंट इफेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर आ जा रहा है ट्रोपोस्फियर में कितनी दूरी है। तो ये अच्छे से पढ़ने के लिए एबायोटिक में नहीं, बल्कि इसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम एटमॉस्फेयर चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इस तरह देख लेते हैं कि ट्रोपोस्फियर कितना दूर है, 10 किलोमीटर, 10 से 60 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक लेवल। ये 60 से 100 किलोमीटर होता है, ये 100 किलोमीटर ऑफ वर्ल्ड है।
ठीक है, थर्मोस्फेयर इतनी दूरी पर है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसे होते हैं, प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द कैलेस्ट्रल रॉकी मास से मेसोस्फेयर बचाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी रेस से बचाता है। ट्रोपोस्फेयर में मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एयर इज प्रेजेंट, जितना भी ऑक्सीजन वगैरह है वो ट्रोपोस्फेयर में है। थर्मोस्फेयर्स में जो टेम्परेचर होता है वो -90 to 300 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में होती हैं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर क्या काम है, व्हाट, हाउ डज एटमॉस्फेयर, एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर जो भी हो 8 हो शायद, कि हाउ डज, व्हाट इज द रोल ऑफ, एक्चुअली क्वेश्चन लिख लो कि व्हाट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऑन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पर क्या रोल करता है एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर बेटा यहाँ पर है। द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर द अर्थ, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एज वी नो मेसोस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द कैलेस्ट्रल रॉकी मासेस। सो जिस तरह से मैंने यहाँ से पढ़ते पढ़ते यहाँ चली गई, तो वैसे ही तुमको भी ये आंसर लिखते लिखते इधर उधर देखना है। ठीक है, एक पैराग्राफ पे स्टक नहीं हो जाना है। अब यहाँ पे ये उछल उछल के पढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पे आ गए हैं ये, कुछ भी बताते चले जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एक इफेक्ट डाल, जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग जो भी अच्छा बुरा इफेक्ट एटमॉस्फेयर पे, अर्थ पे, इकोसिस्टम पे आएगा, उसका प्रभाव हर एक पे पड़ेगा, बायोटिक और अबायोटिक हर एक पे पड़ेगा। जो भी पॉल्यूशन क्रिएट होगा ड्यू टू पॉपुलेशन, उसका इफेक्ट जरूर बढ़ेगा। 48 के बाद अब 49 पे आई थिंक, हाँ नहीं 49, हम्म, अच्छा 49 पे हमें क्या बता रहे हैं, 49 पे हमें विंड के बारे में बता रहे हैं कि विंड किसे कैसे डालती है। तो एयर इन मोशन इन द फॉर्म एयर, विंड के, एयर है, एयर जब चल रही है तो उसे विंड कहेंगे, और तेजी से चलने लगेगी तो उसे स्टॉर्म कहेंगे। ठीक है, विंड अफेक्ट्स द प्लांट इन वेरियस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, हमने पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन रेट, विंड होती है तो ह्यूमिडिटी कम कर देती है, वो तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। ठीक, प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द सी कोस्ट एंड ऑन द हाई एल्टीट्यूड्स आर एक्सपोज टू वायलेंट विंड्स विद द प्लांट्स ग्रोइंग द इन द प्लेन्स। ठीक है, तो एक्सपोज टू वायलेंट विंड्स, जो भी कोस्टल एरियाज के पास प्लांट्स हैं वो मजबूत होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें बहुत तेज वाली विंड से लड़ना है। लेकिन जो मैदानी इलाकों में पेड़ हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे इतनी तेज हवा नहीं आने वाली है। लेकिन जो पहाड़ों पे और समुद्र के किनारे पेड़ हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि उनको बहुत तेज हवा से लड़ना है। द वॉलेंट विंड कॉजेस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, और इसकी वजह से क्या होगा, विंड, विंड जितनी तेज होगी, विंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ट्रांसपिरेशन के। विंड जितनी तेज होगी, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो यानी कि पानी भी ज्यादा लेंगे। इसीलिए नारियल का पेड़ ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, समुद्र के किनारे पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे हवा तेज होती है, हवा तेज होने की वजह से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन होने की वजह से वो पानी सबसे ज्यादा सक करता है, इसलिए नारियल में पानी बना रहता है। नहीं तो वो पानी क्या हो, उसका सूख जाए। The net result in the plant loses huge quantities of water, leading to desiccation. In coastal areas, the leaves become deeply incised and serrated to reduce the effect of wind. For example, palm trees and coconut trees, violent wind also result in the breakage of twigs, uprooting the trees and spread of the fires. Wind also helps in dispersal of seeds and the fruits pollination and dispersion of pollutants। ठीक है, विंड का ये भी काम है कि वो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करती है। इन द एब्सेंस ऑफ विंड स्मोक फॉर्म्स अ लेयर, अगर विंड ना हो तो जो भी पॉल्यूशन है, जो भी धूल है, गंध है, वो एक जगह पे रखी रह जाएगी, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। विंड ना हो तो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तो प्लांट्स प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इन विंटर्स स्मोक कंबाइंड विद फॉग, और विंटर्स में क्या होगा, जो स्मोक रुका हुआ है वो फॉग के साथ कंबाइन होके ब्लैक फॉग बनाएगा,
क्लियर फॉग नहीं बनाएगा, व्हाइट फॉग नहीं बनाएगा, जो कॉजेस करेगा इरिटेशन, हेडेक, प्रॉब्लम। तो जैसे क्वेश्चन अभी आपने ऊपर लिखा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप यही लिख सकते हो कि रोल ऑफ विंड एंड रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ विंड एंड वाटर ऑन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पर विंड और वाटर का क्या प्रभाव पड़ता है, या हाउ डज विंड एंड वाटर इफेक्ट इकोसिस्टम। इसी तरह से अब वाटर के बारे में आ रहा है कि भाई वाटर के बगैर तो लाइफ ही नहीं है, ठीक। ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर जो हो रहा है पेड़ों में, वो किसकी वजह से, किसके लिए हो रहा है, वाटर के लिए ही हो रहा है। ऑन अर्थ 97% है, ओनली 2% वाटर फ्रेश वाटर है, ठीक है। वाटर क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स करता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है भाई, कुकिंग, वॉशिंग और सबसे ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने के लिए। तो इसी में से आपको सब लिखना होगा, ये दोनों क्वेश्चन के लिए। प्लांट्स रिक्वायर, जो वाटर बॉडीज प्लांट्स हैं वो वाटर में रहते हैं, तो जस्ट रीड द पैसेज एंड you may easily understand it। कौन सा पेज है, 49 है, इसके ऊपर हमें 50 के लिए जाना है, ये 50 है। इसी तरह से बेटा फिर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सनलाइट होता है। तो सनलाइट तो आप हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आप डिफरेंट क्वेश्चंस बना सकते हैं। हाउ डज सनलाइट इफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर, हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट द इकोसिस्टम, हाउ डज ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी में पढ़ा देती हूँ। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, जो मॉइस्चर होती है, जो नमी होती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर इन द एयर, एयर में जो भी पानी की बूंदे हैं ना, मॉइस्चर है, नमी है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एटमॉस्फेयर फैक्टर, इट डायरेक्ट्स रेगुलेट द रेट ऑफ विच एवोपरेट्स, तो एवोपरेशन ज्यादा होगा, एवोपरेशन अगर ज्यादा है, एवोपरेशन ज्यादा है, एवेपरेशन जितना ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए गर्मी में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि गर्मी में गर्म ज्यादा होती है, एवेपरेशन रेट बढ़ जाता है। ठंडक में टेम्परेचर कम होता है, एवेपरेशन रेट भी कम होता है, इसलिए ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। इसीलिए ह्यूमिडिटी कम होती है तो सर्दियों में त्वचा फटती है, इसलिए हम पॉन्ड्स लगाते हैं, वैसलीन लगाते हैं, ब्रोलीन लगाते हैं त्वचा को मुलायम रखने के लिए। हम्म regulates rate, temperature, transpiration, this and other means different parts, plants and animals shows various adaptation with this time। In plants the role of humidity is very significant। हाँ, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी ना तो ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि पानी और आउट नहीं हो पाएगा, ठीक। Under the condition, intercellular space becomes bigger. Also, vascular disease mechanism. Plants like mosses easily absorb moisture directly atmosphere. In animals, feeding, distribution, reproduction, or affected moisture. For example, the musca and locust develop of eggs accelerated under high humidity। तो मुस्का एंड लोकस जो अपने एग्स को डेवलप करते हैं, वो ह्यूमिडिटी में तेजी से करने लगते हैं। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी इफेक्ट डालती है, ठीक है। 50 के बाद आई थिंक 51 भी ऊपर है, 2 पेज ऊपर था, 51 भी हमें ऊपर देखना है। फिर सॉइल का हो गया, सॉइल फॉर्मेशन आप जानते हैं, वेदरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है सॉइल। इंटरडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम दोनों यानी कि बायोटिक और अबायोटिक, हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। हम बकरी के बगैर नहीं रह सकते क्योंकि हमें बकरी बहुत पसंद है, बकरी हमारे बगैर नहीं रह सकती क्योंकि उसको खाना चारा कौन देगा, ठीक है। फिर पेड़ को पानी कौन देगा, ठीक है, पेड़ सूरज के बगैर नहीं रह सकता, ये सारी चीजें हैं। सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, लिविंग थिंग एक दूसरे पे डिपेंड करती है, इवन लिविंग थिंग अबायोटिक कंपोनेंट पे भी डिपेंड करती है, और अबायोटिक कंपोनेंट भी डिपेंड करता है लिविंग थिंग पे, क्योंकि हम ही लोग तो उसी को पॉल्यूटेट करते हैं। तो बैलेंस इन नेचर, नेचर में बैलेंस बनाना जरूरी है। फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इट मस्ट एग्जिस्ट इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन एंड अलाउ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट। फॉर इंस्टेंस इफ देयर आर टू मैनी लॉयंस
they will kill all the deer. On the other hand, if there are too many deer, they will eat too much grasses, and thus grass would not be left for the animals. Thus, different living organisms must exist in nature. So survive and allow others to survive. मतलब खुद जियो और जीने दो, ठीक। दूसरों की जिंदगी में ज्यादा ताक झाक मत करो, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत करो, खुद में भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। दिस रिजल्ट इन कंप्लीट बैलेंस इन नेचर। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंटरडिपेंडेंस एम राइट अ शॉर्ट नोट, या हाउ डज हाउ डज लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म interdepend depend to each other dependent to each other, किस तरह से डिपेंड होते हैं, हाउ दिस इज हेल्पफुल, हाउ दिस इज हेल्पफुल, ये हेल्पफुल है, हाउ दिस इज हेल्पफुल, ये चीज हेल्पफुल है या नहीं है, इसको भी आपको लिखना है। तो ये चीज लिखिए। सिम्बोसिस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द लिविंग टुगेदर ऑफ टू ऑर्गेनिम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन इंटीमेट एसोसिएशन इन विच बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। मतलब दो लोग हैं, दोनों दो लोग अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज होके रह रहे हैं, तो उसे कहते हैं सिम्बोसिस। सिम्बोसिस thus show close association between organism of two different species। दो अलग, जैसे कि बकरी हो गई और जानवर हो गए, बकरी से हमें दूध मिलता है तो हम उसे पालते हैं, भैंस से हमें दूध मिलता है तो हम उसको पालते हैं। और भैंस क्या है, बेचारी जाएगी जंगल में ढूंढेगी, हाँ कटीले चलेगी, तब उसको चारा मिलेगा, बैठे बैठाए चारा मिल जाता है, हम उसको नहला देते हैं, धुला देते हैं, उसको अपनापन मिलता है। तो हमारी भैंसी हमारे पास है। ठीक है। इट सिग्निफाइज द म्यूचुअल बेनिफिट फॉर बोथ द सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब ही ये कि म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं, कि एक दूसरे से एक दोनों को फायदा है। तो इसका क्वेश्चन, सिम्बियोसिस का क्वेश्चन लिख लो कि टू राइट टू क्या दूं इसका क्वेश्चन, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का दो बेनिफिट लिखिए, तो लिख दीजिएगा 2 मिनट। जैसे लीचेंस है, लीचेंस एल्गी फंजाई, इन द एसोसिएशन ऑफ द एल्गी पार्टनर प्रोवाइड फूड मटेरियल ऑफ द फंजाई पार्टनर एंड द फंगल पार्टनर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एल्गाई पार्टनर। फंगस किसी पेड़ पे या किसी चीज पे फंगस लग जाता है ना, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और वो फंगस उस न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, उस चीज से लेती है। फॉर एग्जाम्पल रोटी है, रोटी के ऊपर अगर ये एक बैड एग्जाम्पल्स है, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर फंगस लग गया है, हाँ, और उसको तो वो ऑर्गेनिज्म फंगस लग जाने की वजह से एक प्रोटेक्शन महसूस कर रहा है आउटर वर्ल्ड से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, ये एक फायदा है ऑर्गेनिज्म को। और फंगस को क्या फायदा है? फंगस को ये फायदा है कि वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का खून चूस चूस के न्यूट्रिशन अपने लिए हासिल कर रही है। दैट्स इट। पैरासिटिज्म, पैरासाइट जिसे कहते हैं, होस्ट, जैसे कि पैरासाइट्स कीड़े मकोड़े, जुएं, प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स जो आपके होस्ट होते हैं बॉडी के। द पैरासाइट डिपेंड्स होस्ट फॉर फूड, द होस्ट रिसीव्स नो बेनिफिट। हमारे ऊपर जुई हो गई है तो जुई से हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन सिर्फ जुई को फायदा है। ठीक है। दो तरीके के हो सकते हैं, लिविंग आउटसाइड द होस्ट बॉडी, लिविंग इनसाइड द होस्ट बॉडी। ओ माय गॉड, जूई जैसे कि आउटसाइड द बॉडी होती है, लेकिन केचुआ वगैरह जो वॉर्म्स होते हैं वो इनसाइड द। तो एक्टोपैरासाइट्स, एक्टो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। प्रीडेशन, प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स किसे कहेंगे? प्रीडेशन refers to the interaction between species in which one species the predator kills and eat the animal। जैसे कि प्रीडेटर प्रे करता है, जो लॉइन प्रीडेटर है किसका? लोकस इंसेक्ट्स प्रेडेटर डिस्ट्रॉयड द सीड क्रॉप्स। लोकस इंसेक्ट प्रेडेटर डिस्ट्रॉयड द सीड क्रॉप। लोकस्ट जो होते हैं टिड्डे, टिड्डे फसल को खा जाते हैं, तो वो प्रीडेटर हैं फसल के लिए। लॉइन प्रीडेटर है डियर के लिए, हम लोग प्रीडेटर हैं।
कह सकते हैं जो मांस खाते हैं वो चिकन के लिए। तो इसके भी क्वेश्चन जैसे हैं डिफाइन करके बना लीजिएगा। इकोसिस्टम, importance of balance ecosystem, the balance of ecosystem is most important question. Why there is need of there I dictate the question, why there is need of importance of balance ecosystem। ठीक है, क्यों जरूरत है इकोसिस्टम में। बैलेंस नहीं होगा तो वही आंसर है कि अगर लॉइन टू मच बढ़ जाएंगे तो डियर को खा जाएंगे, डियर टू मच बढ़ जाएंगे तो वो पेड़ पौधों को खा जाएंगे। उसके बाद 52 लास्ट में है यहाँ पे कुछ इसी को देख कर करते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम भी यही है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हार्बीवर्स, कार्निवोर, डिकम्पोजर्स होते हैं। वहां आदमी थोड़ी खाने जा रहा है शेर को, हिरन को। ठीक है, फॉरेस्ट में ये अलाउ नहीं है कि हम वहां से हिरन को मार के लाएं और खाएं। अब ये सब चीजें खत्म हो गई है, राजा महाराजा के टाइम में था शिकार करना। अबायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स वही सारे हो गए जो यहाँ थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम। You have just taken a screenshot of all the questions and write and prepare your all your notes. If there is any problem, ask on the given number on the screen. Okay, now pack up. Thank you so much.